विद डिफरेंट एलिमेंट्स। बिल्कुल एक सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको समझें, आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे जो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ होंगे, उनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाए, फिर उनको देखा कि वो किस किस तरह का नेचर शो कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। हमारे पास मेजरली 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्राइड्स हैं। फर्स्ट इज आयोनिक और सॉल्ट लाइक, या इसको हमने बोला था सलाइन हाइड्राइड्स। सेकंड है मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। थर्ड आता है कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ठीक है, यस ये सर। 3 तरह के हाइड्राइड्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्राइड हम देखेंगे कौन से, आयनिक या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। तो ये क्या होता है, अगर कोई भी तुमको यहां पर M, ये फॉर्म होगा या तो MX का या फॉर्म होगा MX2 का। यहां पे ये जो M है, दोनों ही किसके एलिमेंट्स होंगे, दोनों ही एलिमेंट्स होंगे S ब्लॉक के मेटल्स। ठीक है, तो फिर यहां पे ये जो M है, ये कौन सा ग्रुप है, S ब्लॉक का, ग्रुप 1। और ये जो M होगा, ये कौन से ग्रुप का होगा एलिमेंट, ग्रुप 2 का होगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमको कौन से हाइड्राइड्स मिलेगा बेटा, जैसे N, आयनिक हाइड्राइड। यहाँ पे मैंने X गलत लिख दिया, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेंगे। X देखते दिमाग में हैलोजन आता है, तो MH या MH2। सो योर हाइड्राइड विल बी NaH, ये सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। LiH लिथियम हाइड्राइड हो जाएगा। KH पोटेशियम हाइड्राइड। RbH रुबिडियम सीशियम हाइड्राइड। इधर आपको मिलेगा बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड। ठीक है, यस सर। बट 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये दोनों जो हाइड्राइड्स हैं, यहां पे बहुत कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इंपॉर्टेंट, ना। ये दोनों जो हाइड्राइड्स होते हैं, दीज आर कोवलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड। So except these two, rest of the hydrides of group 2 are ionic. ठीक है, so Yes. except beryllium and magnesium hydride, rest hydrides will be ionic. Beryllium और magnesium covalent polymeric hydrides. ठीक है, यस सर सर। LiH भी होता है ना शायद। नहीं LiH तो नहीं सुना मैंने कभी। नहीं क्या, वो नहीं, मुझे लगा मैंने पढ़ा था इसलिए मैंने। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइड्राइड आर सिमिलर टू रॉक सॉल्ट। NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इनको
रॉक सॉल्ट हाइड्राइड भी बोलते हैं या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। ठीक है, आप जब इन हाइड्राइड्स का MX का या MX2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यू विल गेट हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट एनोड। ये हम बात कर चुके हैं बेटा, अगर याद हो तो तुमको। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी ना ये, या सेकंड में की थी हाइड्रोजन प्रिपरेशन के। Yes, sir. आप जब भी इन हाइड्राइड्स को NaH ले लो या कोई भी ले लो, MX हो या MX2 हो, आप कभी भी इन हाइड्रोजन को, इन हाइड्राइड्स को अगर पानी में डालेंगे तो आपको इन मेटल्स का रिस्पेक्टिव बेस मिल जाएगा और आपको साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो यहाँ पर MOH मिल जाएगा या आपको मिलेगा MOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। करेक्ट है बात? यस। अब ये हाइड्राइड्स Yes, क्या sir. करते हैं? दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बनाते हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स का काम करते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं लिथियम हाइड्राइड ले लूं और उसका रिएक्शन फर्दर मैं करवा दूं AlCl3 के साथ, तो मुझको एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड मिला LiAlH4 एंड आई विल गेट LiCl। तो ये जो हाइड्राइड बना ये बहुत जबरदस्त तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और Yes, sir. मिलता है रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है NaBH4। ठीक है, ये भी बहुत जबरदस्त रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अव्वल दर्जे के रिड्यूसिंग एजेंट हैं दोनों। इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और LiAlH4 को हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपको रिडक्शन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो वहां पे आप इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स को पढ़ेंगे। ओके, so the second type of hydrides now is metallic hydrides या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन बनाते हैं, ये सभी बातें करेंगे। तो जनरली आपको ये हाइड्राइड मिलेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको ये हाइड्राइड बनाते हुए दिखेंगे। ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन हाइड्राइड्स में, यानी इन दीज हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल बोलते हैं स्पेस लैटिस के बीच के पॉइंट्स जो होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स इन दीज हाइड्राइड्स। सॉलिड स्टेट आप पढ़ चुके हैं क्या? मैंने नहीं पढ़ा। क्या सर? सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ चुके हो? हाँ सर, हुआ है ना। हाँ, तो उसमें इंटरस्टिशियल साइट्स बताया होगा सर ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या बात कर रहा है? इंटरस्टिशियल मतलब किसी पार्टिकल का बीच का जगह ना। इंटरस्टिशियल साइट मतलब वॉइड्स, वॉइड्स तो बताया होगा। हाँ, हाँ वॉइड्स। वो। तो वॉइड्स को इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। अगर तेरे को एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता कि कोई एटम इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है तो तू तो करता ही नहीं इस क्वेश्चन को। क्यों तेजल? वो तेजल हाँ बोल, सर, शाश्वत। अभी पता चल गया सर।
So they are called as interstitial hydrates. So that is why they are called as interstitial hydrate. ये लिखने का जरूरत है नहीं. In these hydrates, hydrogen occupies interstitial site present in metallic lattice. ठीक है. खास बात क्या है, इन हाइड्राइड्स की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो अपने पेरेंट मेटल से ही मैच करती हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर सिमिलर टू द पेरेंट मेटल जिनसे वो बने हैं. ठीक है, इसीलिए मेटालिक हाइड्राइड बोला गया है. क्यों? क्योंकि जिस मेटल के वो हाइड्राइड है उसी मेटल से इनका प्रॉपर्टी मैच कर देता है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, these are non-stoichiometric in nature. ठीक है, यानी इनका जो कॉम्पोजिशन होगा वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होगा. कॉम्पोजिशन विल बी वेरिएबल कॉम्पोजिशन. जैसे जिरकोनियम का हाइड्राइड अगर देखोगे तो ZrHX मैंने यहां पर लिखा है. टाइटेनियम का हाइड्राइड देखोगे तो दिस विल बी टाइटेनियम HX. तो इसके लिए तुमको HX का वैल्यू 1.3 से लेकर 1.75 तक मिलता है. यहाँ पर X का वैल्यू अपने को मिलता है 1.8 से लेकर 2 तक. ठीक है. इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट है, वॉइड्स में प्रेजेंट है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने एग्जैक्टली हाइड्रोजन के एटम्स है, कितने भी हो सकते हो. ठीक है. सॉलिड स्टेट में आपने पढ़े हैं ऐसी चीजें, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड. क्योंकि डिफेक्ट्स जब पढ़ते हो तो वहां पे दो डिफेक्ट्स आते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक. ये तो पढ़ा ही होगा शाश्वत. सब मुझे नहीं पता है पर. यस सर. पता चल जाएगा बेटा साथी, जब पढ़ेगी सॉलिड स्टेट सब पता चलेगा. ओके. अब जो हमारे मेटल्स होते हैं ग्रुप 7, 8 और 9, दे डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्राइड. ठीक है, ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाते. इसीलिए इस ग्रुप 7, 8, 9 की वजह से पीरियोडिक टेबल में हाइड्राइड ना बनने की वजह से जो गैप आया उसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप. क्या बोला मैंने? क्या बोला बताओ? कि जो ग्रुप 7, 8, 9 के हाइड्राइड्स नहीं फॉर्म होने की वजह से हाइड्राइड गैप हो गया पीरियोडिक टेबल में. हाँ, मतलब 6th ग्रुप तक हाइड्राइड्स फॉर्म हो रहे थे और फिर 10th ग्रुप से चालू हुआ तो वो 7, बीच में 8, नहीं हो 9 रहा. में. हाँ, तो फिर उसका मतलब वहां पे कोई हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं हो रहे तो लेफ्ट साइड के बस हाइड्राइड्स बना रहे और राइट साइड के बना हाँ. रहे. ऐसा ऐसा राइट? क्यों? बिकॉज these metals do not have very high affinity. Affinity होता है प्यार, for hydrogen in their normal oxidation states. ठीक है. ये इसीलिए हम इस पूरे पर्टिकुलरली इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड गैप.
आगे चले। यस सर। यस सर। नेक्स्ट वी हैव कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ये बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रोजन के वो कंपाउंड होंगे विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे CH4, इन सभी मॉलिक्यूल से आप लोग डील करते आ रहे हो, तो ये एक्चुअली में क्या थे, ये सभी हाइड्राइड्स ही थे। एनी कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट विद हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज कोवेलेंट हाइड्राइड। नेक्स्ट है, हम इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड बोलते ही क्यों है, क्योंकि भाई इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हम इनके हाइड्राइड्स को मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। बात याद रखोगे। यस। यस। ये सभी मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। तो भाई इनका नाम कैसे याद रखेंगे, आपको एलिमेंट प्लस पीछे सफिक्स लगाना है एन। ये है इनका कोवेलेंट हाइड्राइड्स का नॉमेनक्लेचर का रूल। जो एलिमेंट हाइड्राइड बना रहा है उसको एज इट इज लिखो, ठीक है, प्लस उसके आगे सफिक्स लगा दो। ठीक है। यस। PH3, PH3 का नाम क्या होगा, फॉस्फोरस का हाइड्राइड है तो इसको बोलेंगे फोस्फेन। NH3 नाइट्रोजन, इसके लिए यूज करते हैं एजा, तो उसको नाइट्रेन नहीं बोल सकते, दिस विल बी एजेन। H2O ऑक्सीजन है तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेन। अब इन हाइड्राइड्स को, कोवेलेंट हाइड्राइड्स को we can further divide into three different types of hydrides: electron deficient hydrides, electron precise hydrides, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, क्या होता है ये तीनों तीनों में, ये होते हैं ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स। ठीक है, BH3, AlH3, गैलियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इनमें खास बात क्या है, जो सेंट्रल एटम होगा, तुम देख सकते हो बोरोन के पास, एल्यूमिनियम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इनका। सेंट्रल एटम डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसलिए हम इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सबको। हाँ सर। ये होंगे ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स। ठीक है, ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स के एग्जांपल दो: CH4 सिलिकॉन हाइड्राइड,
जर्मेनियम हाइड्राइड, ये सभी जो होंगे ग्रुप 14 के हाइड्राइड्स होंगे। तो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल एटम के पास एग्जैक्टली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बोलो। यस सर। सर आपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में सेंट्रल एटम के बाद क्या लिखा है? डोंट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ओ, इसको मैं लिख देता हूँ, डू नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की, तो ये जो होते हैं ग्रुप 15, 16, 17 के हाइड्राइड्स होंगे, जैसे NH3 लॉन पेयर भी पड़ा हुआ है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। H2O, HF ऑक्टेट कंप्लीट है और 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, मतलब वो ऑक्टेट में ही काउंट हो रहे हैं, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इट कैन डोनेट दी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनमें क्या देखने को मिला? लॉन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, which can be donated. Which can be donated to others. तो लोग साथ में लिखते भी हो क्या? सर हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। मैंने हाँ। शाश्वत बुला रहा था। हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है बेटा? हाँ सर। यह आपने जो एग्जांपल्स लिखे इनके बाद वाले एलिमेंट्स भी बनाएंगे ना हाइड्राइड्स? बिल्कुल बनाएंगे यार, हाँ, वही वही पूछना था। बिल्कुल बनाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल बनाएंगे। कोई, ये तो मैं बस बताने के लिए लिखा है ना। यस सर। यहाँ पे हमारे हाइड्राइड्स खत्म होते हैं, एंड अब हम शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में सबसे पहली जो मैं बात करूंगा, H2O की बात करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? H2O की, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में? सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज तुमको पता ही है, पानी दिखता कैसा है? प्योर वाटर अगर होगा, और प्योर वाटर अगर होगा तो कलरलेस होगा, टेस्टलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा, ऑर्डर। ठीक है। ब्लूइश टिंज हमको देता है, ये ब्लूइश टिंज अगर ये लेयर्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों कब होंगे? अगर प्रेशर 1 atm होगा तो। प्रेशर चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी इसका देखने को मिलता है 1 ग्राम पर cc एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है, मॉलिक्यूल पोलर है, ठीक है।
वी शेप्ड स्ट्रक्चर है या बेंट शेप्ड बोलिए। बॉन्ड एंगल देखोगे तो 104 डिग्री 5 मिनट का है। सर आपने P इज इक्वल टू क्या लिखा? कहाँ पे? 180 एम बॉइलिंग पॉइंट है। 180 है, ओके। प्रेशर इज 180 एम। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, काफी पोलर होता है, इसलिए इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई रहता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर एंड आयोनिक सब्सटेंसेस। बहुत गजब का सॉल्वेंट होता है। ठीक है, प्योर वाटर अगर होगा तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जब तक उसके अंदर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्योर वाटर कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता, बहुत कम कम कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, इट हैज अ टेंडेंसी टू एसोसिएट, इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट not as a single H2O molecule but as associated molecules. Through hydrogen bonding. ठीक है, and this existence of hydrogen bonding ये क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे ध्यान आ रहा है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक हीट the latent heat of fusion and latent heat of vaporization. यही हाइडी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड फेज में बहुत ज्यादा होता है, एज एन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहता है। तो लेटेंट हीट्स जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो तुमको पता ही है, इसका जो नेचर होता है ना, पानी का जो नेचर होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है ना। यस सर। या तुम बोलो एम्फोटेरिक नेचर का भी होता है। अगर तुमने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो हम वहां पे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में मॉडिफाइड आर्हेनियस थ्योरी जो है वो यही बोलता है कि जो भी एसिड पानी में जाने पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, मतलब न्यूट्रल इन नेचर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विल बी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। कोई चीज जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा वो पानी में एसिड होगा, कोई चीज जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा
वो बेस कहलाता है। ठीक है, और हमको पता है पीएच ऑफ प्योर वाटर 7 होता एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बहुत फीबली ये आयनाइज होता है H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, बहुत फीबली आयनाइज होता है। फीबली मतलब बहुत कम, उससे ज्यादा इंग्लिश तुम लोगों को आती है ही। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके दोनों कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, 10⁻⁻7 के बराबर। ठीक है, बात करें अगर रिएक्शन विद मेटल्स, इसमें कोई नई बात नहीं। अगर मेटल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो तुमको मेटल्स के बेस मिलेंगे और हाइड्रोजन रिलीज होगा। बैलेंस बैलेंस कर लेना, इस स्टेज पर आने पर हमको बैलेंसिंग का इतना जरूरत नहीं पड़ता। हमें बस रिएक्टिव प्रोडक्ट से मतलब है, जहां जरूरत पड़ता है वो रिडॉक्स केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, आयनिक में पड़ती है और केमिकल में पड़ती है। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा? जैसे देखो Cl2 और पानी का अगर रिएक्शन होगा तो बनाता है HCl प्लस HCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो ये बेसिकली जो H2O है ये स्टीम की फॉर्म में होता है इधर। ठीक है, ये बात हमने प्रिपरेशन में देखा था, कहाँ पे देखा था भूल गए होगे तुम, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस में देखा था। ठीक है, थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसका, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ क्या करता है बताओ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर वैसे भी एसिडिक होता है, और वो एसिडिक नेचर कब प्रूव होता है? जब उसको पानी में डालते हो। तो अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2, पानी में डालोगे तो मिलेगा क्या? H2CO3, ये एक एसिड होता है। मैंने यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो उसको अगर आप पानी में डालते हो तो वो देगा एसिड। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एसिड बनेगा, यहां पर एक मैं तुमको ट्रिक देता हूं। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर कौन सा एसिड बनेगा, क्योंकि देखो जैसे हम बात करते हैं SO2 की, सल्फर का ऑक्साइड है, तो यहाँ पर H2SO3 बनता है। लेकिन वहीं पर अगर SO3 को आप ले लेंगे तो बनता है H2SO4। तो कई बार बच्चे सोचते हैं सर है तो दोनों सल्फर के ही ऑक्साइड, लेकिन इसमें ये H2SO3 बन रहा है, यहाँ पे H2SO4 बन रहा है। ऐसा उसका रीजन है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जो नॉन मेटल है, जो नॉन मेटल है और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे बनने वाले एसिड में भी उस नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहना चाहिए। फंडा क्लियर हुआ? मतलब जैसे मतलब ये SO2 में सल्फर पे कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? +4 है। +4। H2SO3 में भी निकालोगे तो सल्फर पर +4 ही होगा। तो इसके ऑक्साइड में और इसके एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर SO2 में +4 है, तो यहाँ पे तुम H2SO4 नहीं बना सकते, यहाँ पे सल्फर +6 में है। तो +6 में तभी जाएगा जब इसका +6 वाला ऑक्साइड बनेगा, पानी में जाएगा पानी में। अरे फंडा समझे कि नहीं? बात समझ में आई बच्चों? यस सर। जो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉन मेटालिक ऑक्साइड का है वही पानी में डालने के बाद उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का एसिड भी बनेगा। जैसे अब तुम बहुत अच्छे से मुझे बता पाओगे, अगर तुमको P2O3 में H2O डाल दे और अगर तुम्हारे सामने P2O5 में पानी डाल दे तो दोनों में क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
और तुम्हारे पास दो एसिड में दे रहा हूँ, H3PO3, H3PO4, कौन कहाँ पे बनेगा बताओ। और उसके बाद मुझे बताओ N2O5 में पानी डालने पर क्या बनेगा, और फिर मुझे बताओ N2O3 में पानी डालने पर क्या बनेगा, फिर मुझे बताओ Cl2O7 में पानी डालने पर क्या बनेगा। ये चारों रिएक्शन, पांचों रिएक्शन आप लोग करेंगे अभी के अभी। आगे हुआ। नहीं सर। बेटा H3PO3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3। हाँ, और कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जिसमें फॉस्फोरस +3 में है? P2O3। हाँ, तो यहाँ पर H3PO3 बनेगा। ये +5 में है, इधर 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 3 +5, यहाँ पर H3PO4 बनेगा। N2O5 में नाइट्रोजन +5 में है तो HNO3 बनेगा। N2O3 में नाइट्रोजन +3 में है, +4 में है तो HNO2 बनेगा। नहीं, +3 में है इधर, ये 6 माइनस 2, नहीं सॉरी, 6, 2x माइनस 6, 2x बराबर 6, 6, यस +3 में है तो यहाँ पर HNO2 बनेगा। Cl2O7 में क्लोरीन +7 में है, तो ऐसा एसिड जिसमें क्लोरीन +7 में हो वो होता है HClO4, हाइपोक्लोरस एसिड, पर क्लोरिक एसिड, सॉरी, पर क्लोरिक एसिड इसका नाम होता है। नोट करो।
नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मेटालिक ऑक्साइड होगा उसको पानी में डालोगे तो आपको बेस मिलेगा। Na2O प्लस पानी क्या बनेगा? NaOH। NaOH plus H2 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो कोई भी मेटल आप ले लो, सबके साथ यही रिएक्शन है। और क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? एक्शन ऑन, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, एक्शन ऑन हाइड्राइड्स। और किस किस पे हो सकता है? कार्बाइड्स पे हो सकता है, नाइट्राइड्स पे हो सकता है। हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, फोस्फाइड्स, इन सभी पे क्या एक्शन रहेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट इज वेरी, ऐसा रिएक्शन पूछा जाता है। तो यहां पे फंडा क्या है? हाइड्राइड इन सभी के साथ जब भी पानी रिएक्ट करेगा तो याद रखना हाइड्राइड के साथ H2 रिलीज करेगा, कार्बाइड्स के साथ एसिटाइलिन गैस या मीथेन गैस ये रिलीज करेगा, नाइट्राइड्स के साथ अमोनिया रिलीज होगी, फोस्फाइड्स के साथ फोस्फीन रिलीज होगी, PH3। अगर तुम इतनी बात याद रख लोगे तो इन चारों का कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। एसिटाइलिन क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, C2H2, इथाइन। और मीथेन तो तुमको पता है CH4 होता है। चलो रिएक्शन देखते हैं। अगर कैल्शियम हाइड्राइड है, इसके साथ पानी डालोगे, इसको पानी में डालोगे, हाइड्राइड है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और बेस बना देगा खुद का। कार्बाइड को देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें आम पकाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को एक बहुत बड़े ड्रम में डाल देंगे, पानी डाल देंगे और उसमें आम डाल देंगे, फ्रूट्स डाल देंगे, जो भी कच्चे फ्रूट्स हैं उनका राइपनिंग टाइम ये बहुत कम करता है। आज तुम अगर बिल्कुल पेड़ पे लगे हुए केले के पेड़ पे अगर तुम वो देखोगे ना, केले लगे हुए, उनको तुम कैल्शियम कार्बाइड में डाल दो, पानी डाल के, 2-3 घंटे में पक जाएगा केला। क्योंकि यहां से कौन सा गैस रिलीज होता है? एसिटाइलिन गैस रिलीज होता है। बेटा ये रिएक्शन जेई में आया हुआ है। सर ये एक्सोथर्मिक है? यस। यस सर। ये जो अभी रिएक्शन लिखने वाला हूं मैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ अगर पानी रिएक्ट करेगा, एक्सक्यूज मी, सॉरी, इसे बंद करना पड़ेगा। तो मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मीथेन। बैलेंस बैलेंस कर लेना, देख लेना कौन कितना मिल रहा है। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसको अगर पानी में डालोगे तो नाइट्राइड है तो बच्चों क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा। बोलो। और पानी में डाला है तो मेटल का बेस मिल जाएगा। कितनी सिंपल सी चीज है। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पानी में डालने पर एक चीज तो श्योर है, ये चारों चीज निकलेंगी प्लस रिस्पेक्टिव मेटल्स के बेसिस मिलेंगे, रिस्पेक्टिव बेसिस मिलेंगे। बोलो पापियों, बोल सकते हैं कि नहीं? यस। हाँ सर। कैल्शियम जब रिएक्ट किया तो कैल्शियम का बेस मिला, वो अलग बात है। हाइड्राइड था तो H2 रिलीज हुआ,
कैल्शियम का पानी में रिएक्शन किया तो कैल्शियम का ही बेस मिलेगा ऑब्वियसली, हाइड्रो और किसी का बेस तो मिलेगा नहीं। कार्बाइड था तो इथाइलिन मिला, इथाइन मिला। एल्यूमिनियम का बेस मिल गया, कार्बाइड था तो मीथेन मिल गया। CA3P2 अगर पानी में रिएक्शन करेगा तो फॉस्फाइड है, कैल्शियम का क्या मिल जाएगा तुमको, बेस मिल जाएगा। फॉस्फाइड है तो क्या मिलेगा, पीएच। देखो कितना आसान हो गया, बोलो। यस। नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोलिसिस। साक्षी समझ में नहीं आ रहा है क्या बेटा? मुझे तेरी आवाज से ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो जैसे। नहीं सर, आ रहा है। पक्का? यस। So next is hydrolysis. So if we talk about hydrolysis, देखो अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो कभी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। आयनिक का ही कॉन्सेप्ट है ये। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो करेगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तो करेगा, वीक एसिड और वीक बेस से बना है तो हाइड्रोलिसिस करेगा, अदरवाइज वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। जैसे CH3COONA किस किस एसिड और बेस से बना है? CH3COOH तो एसिड है, ये एक वीक एसिड है, प्लस NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा? होगा। होगा। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलिसिस? व्हाट डू वी मीन बाय हाइड्रोलिसिस? देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, NaOH प्लस HCl। थोड़ा आयनिक की कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो समझाने के लिए। ये एक बेस है, ये एक एसिड है। एसिड और बेस मिलकर एक सॉल्ट और पानी हमको देंगे। सॉल्ट यहां पर मिलेगा NaCl, पानी तो पानी ही होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। बट जस्ट इमेजिन इफ द बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हैपनिंग, NaCl प्लस H2O तुमको वापस NaOH दे दे और HCl दे दे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। अरे बोलो। यस सर। सर ये रिएक्शन पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं है। अगर होती तो पानी में नमक मिलाने पर तुम लोग अंदर से जल चुके होते पीते ही। हाँ। खैर वो तो कोई रीजन हुआ नहीं इसका कि अरे हम लोग पानी बनता नहीं, हमने देखा नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है ये भी आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में सिखाया गया होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता नहीं है। क्या फिजिबल नहीं है बोला आपने सर? मैं बोल रहा हूँ ये NaCl और पानी मिलके NaOH और HCl क्यों नहीं बनता, ये रिएक्शन फिजिबल क्यों नहीं है, ये भी आयनिक का ही कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आपको पीछे की 2-3 चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो इसको अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। बट अब यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब अगर कोई एसिड है Ha और कोई बेस है BOH, you will get a salt HB, not salt is not HB, you will get a salt, यहां से एसिड का नेगेटिव आएगा, बेस का पॉजिटिव आएगा, you will get a salt Ba plus H2O. The forward reaction is neutralization and the backward reaction is hydrolysis. तो हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है? यस सर। यस। तो यहाँ H2O के पास क्या होता है? H प्लस होता है, OH माइनस होता है। इसके पास क्या है? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। सॉल्ट और पानी रिएक्ट करके एसिड और बेस देंगे तो एसिड कौन सा मिलेगा?
CH3COOH बेस कौन सा मिलेगा? NaOH। बोलो। यस सर। यस सर। अगर हो ये वाला सॉल्ट तो CH3COONH4, क्या मुझे प्रोडक्ट बता पाओगे यहाँ पे? क्या प्रोडक्ट बनेंगे इधर बताओ? COOH होगा। COOH कैसे? अकेला COOH कैसे हो सकता है? एज इन CH3। ठीक है। यस। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, जितने भी हैलाइड्स होंगे नॉन मेटल्स के, दे आर डिकम्पोज्ड बाय वाटर। पानी उनको डिकम्पोज कर देता है। टू कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स। ये एसिड्स कौन से होते हैं? ऑक्सो एसिड्स होते हैं। जैसे PCl5 की अगर बात करें तो ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देता है? H3PO4 देता है प्लस HCl। तो ये वाला ऑक्सो एसिड हो गया, ये हमारा ऑक्सो एसिड नहीं है। ठीक है। PCl3 प्लस H2O तुमको देगा H3PO3। सेम फंडा वो है, यहाँ पर +5 में है, यहाँ पर +5 में है, यहाँ पर +3 में है, तो यहाँ पर भी +3 में है। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पानी के ही टाइप होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। पानी के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। अब पानी भी दो तरीके का तुमको देखने को मिलेगा, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? वो पानी which can produce sufficient लेथर। लेथर मालूम है क्या होता है? यस सर। क्या होता है? लैदर मतलब फोम फॉर्म होना। हाँ, लैदर। लाथर मतलब झाग। रिलेट कर सकते हो झाग से, विद वाटर। ठीक है। विद सॉफ्ट। और हार्ड वाटर क्या होगा? which forms an insoluble सब्सटेंस हाँ, बनता है। before it forms a lather with the soap। एक insoluble टाइप की चीज ये बना लेगा लैथर बनाने से पहले। ठीक है। नाउ व्हाई हार्डनेस इज देयर? क्योंकि जो नेचुरल वाटर होता है, ठीक है, उसमें जो हार्डनेस आती है दैट इज जनरली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ
बाइकार्बोनेट्स, फ्लोराइड्स and sulfates of calcium and magnesium। ठीक है, और ये सारे क्या होते हैं? सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सो हम ये भी लिख सकते हैं, ये सभी सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं that forms a scum with soap and causes hardness। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस। होता कैसे है? मान लो आपने पानी लिया, पानी में कैल्शियम का या मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट था। अब हमको पता है सोप तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, तो कोई भी लॉन्ग चेन फैटी एसिड उठा लो, सोप है, सोप भी पानी में ही है, उसका पानी के अंदर जो कैल्शियम सॉल्ट है वो कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के बैठ जाएगा। ठीक है, इसकी 2 यूनिट जुड़ जाएंगे कैल्शियम से। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम होगा तो वो भी सेम इस टाइप का ही कोई कंपाउंड बना के बैठेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, दिस इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसको स्कम बोल देते हैं। ओके, तो हम Yes, यहां sir. से बच्चों क्या बोल सकते हैं कि सोप विल नॉट प्रोड्यूस लैथर विद वाटर until all the calcium and magnesium ions have been precipitated। जब तक हम इन सबको नहीं निकालेंगे तब तक लैथर नहीं बनेगा। सारा का सारा कैल्शियम मैग्नीशियम इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता रहेगा सोप के साथ। ठीक है, तो हुआ क्या? हार्ड वाटर ने क्या किया? तुम्हारा साबुन खराब कर दिया। हार्ड वाटर जस्ट वेस्टेड द सोप, इट जस्ट वेस्टेड द सोप। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर और Yes, ले sir. लेंगे, ले लो, कोई बात नहीं। तो अब हार्डनेस कितने तरीके का होता है? हार्डनेस 2 तरीके का होता है, टेम्परेरी, परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस होता है, परमानेंट हार्डनेस होता है। ठीक है, पहले देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है। टेम्परेरी हार्डनेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स of calcium and magnesium। ठीक है, it can be easily removed by boiling as the bicarbonates decompose readily and the insoluble carbonates are precipitated। ठीक है, देखो बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हो तो CO2 गैस निकलेगा और पानी बनता है। ठीक है, और तुमको क्या मिलेगा? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा जिसको तुम छान के निकाल सकते हो। जैसे अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है मान लो पानी में, तो तुम उसको अगर सिंपली हीट कर दोगे ना, पानी को बॉईल कर दोगे, तो यू विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होकर H2O CO2 में चला गया, ये तो गैसेज से निकल जाएगा, ये भी पानी है, ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इसको तुम छान सकते हो। बोलो। यस सर। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसको बॉईल कर दो तो तुमको मिलेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, सेम वही चीज है, इस इनसॉल्युबल को अपना अलग से छान के रख दो, हो जाएगा काम। एक और तरीका है बाय क्लार्क्स मेथड। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का दूसरा तरीका है क्लार्क्स मेथड। पहला था बॉइलिंग, इजीली बॉईल करके उसको निकाल दो। क्लार्क्स मेथड क्या करता है, ऐड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे आपके पास ये था, इसमें आपने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको यहां से भी क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस 2H2O। फिर से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरूरी बात क्या है, इसके जरूरी बात ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो भी आप डालें, ये मस्ट है कि आप इसका रिक्वायर्ड अमाउंट ही डालें, आप रिक्वायर्ड अमाउंट ही ऐड करें, ठीक है। अदरवाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू विल क्रिएट आर्टिफिशियल हार्डनेस। अगर आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो आर्टिफिशियल हार्डनेस हो जाएगा, मतलब आपने पानी को हार्ड कर दिया, वो तो नेचुरली पानी हार्ड था जिसमें से हमने ये डाल के पानी का हार्डनेस दूर किया। अगर आप इसका ज्यादा अमाउंट डाल देंगे कैलकुलेटेड से ज्यादा, देन दिस विल क्रिएट आर्टिफिशियल हार्डनेस। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ हार्डनेस इज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस मतलब जिसको तुम टेम्परली मेथड से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, यस। उसको बोल देंगे यस सर। परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, लिखते हैं, permanent hardness is introduced when water passes over rocks containing the sulfates or chlorides of both calcium and magnesium, ठीक है। This type of hardness cannot be removed by boiling or by Clark's method। साथ ही इस वीडियो का लिंक शेयर करना एक बार। यस सर। कर दिया। ठीक है,
तो ये था परमानेंट हार्डनेस। जो पानी जब रॉक से पास होता है तो वहां पे जितने भी सल्फेट्स और क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह की हार्डनेस को हम लोग नॉर्मली बॉइलिंग से या क्लार्क मेथड यूज करके रिमूव नहीं कर सकते। ओके, यस। सो हाउ टू रिमूव दिस काइंड ऑफ हार्डनेस, दिस काइंड ऑफ हार्डनेस? इसको हम लोग यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। कैसे? सबसे पहला तरीका है वॉशिंग सोडा यूज करके। वॉशिंग सोडा यूज करके, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? इट रिमूव्स both temporary and permanent hardness by converting soluble calcium and magnesium compounds into insoluble carbonates। ठीक है, मतलब क्या किया? जैसे कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट था तो तुमने डाल दिया Na2CO3, दिस इज योर वॉशिंग सोडा। So this will give you CaCO3 plus 2 NaCl। ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना दिया ना इसने, इनसॉल्युबल कार्बोनेट। ऐसे ही अगर कैल्शियम सल्फेट अगर है उसमें Na2CO3 डालोगे तो भी क्या मिलेगा? कैल्शियम का कार्बोनेट प्लस सोडियम का सल्फेट मिलेगा। ये भी इनसॉल्युबल, इनको रिमूव किया जा सकता है। इवन ये तो टेम्परेरी, ये तो परमानेंट हार्डनेस की बात थी। अगर टेम्परेरी हार्डनेस भी है पानी में तो वहां पर तो कैल्शियम भी के सेम ही नहीं होगा। क्या बेटा? आपने लिखा है ना कि इट वॉशिंग सोडा दोनों भी परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस निकालते, तो दोनों का रिएक्शन सेम ही नहीं हो जाएगा। हाँ, दोनों का रिएक्शन सेम होगा, बट इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेम बनेगा, बट ये इधर जो है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी ना, या ये अलग हो जाएगा। इस केस में बाइकार्बोनेट है तो यहाँ पर सोडियम का बाइकार्बोनेट आपको मिलेगा, हाँ। बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो ये टेम्परेरी हार्डनेस को भी रिमूव कर सकता है, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। आप सोडियम कार्बोनेट की जगह पे आप लोग और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं? आप कॉस्टिक सोडा यूज कर सकते हैं, KOH यूज कर सकते हैं, आप NaOH यूज कर सकते हैं, या आप सोडियम फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक दो रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं। अगर इसका रिएक्शन हम कॉस्टिक सोडा के साथ करते हैं यानी NaOH के साथ करते हैं, दिस विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये भी पानी में सॉल्युबल नहीं है, ये भी इनसॉल्युबल है पानी में, तो इसको निकाल देंगे अलग से। अगर मैग्नीशियम का सल्फेट का इम्प्योरिटी है, उसको मैं अगर फॉस्फेट से रिएक्ट करूंगा तो हमको मैग्नीशियम फॉस्फेट मिलेगा। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट भी खुद इनसॉल्युबल है पानी में, तो इसको निकाल देंगे। सोडियम सल्फेट तो सॉल्युबल है पानी में, वो पानी में पड़ा रहेगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग कैलजोन, ठीक है। व्हाट इज अ कैलजोन? इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। It is a complex salt of metaphosphoric acid, sodium hexametaphosphate। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट होता है Na
PO3 हेक्सा है ना, NaPO3 6, ठीक है, उसको हम कैल्जोन बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na2 Na4 PO3 6, ठीक है। तो जितने भी सोडियम मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं वो इस कैल्जोन से रिएक्ट करते हैं और अलग कॉम्प्लेक्स सोल्ट दे देते हैं, ठीक है, जो कि अगेन इनसॉल्युबल होते हैं, तो उनको हम लोग निकाल सकते हैं। रिएक्शन क्या होगा देख लेते हैं। CaSO4 प्लस Na2 NO4 PO3 6, ऐसे ही साथ में लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन, Na2 NO4 PO3 6, ये देगा Na2 CO2 PO4 प्लस अंदर वाला जो Na है वो बना लेगा Na2SO4, इधर बनेगा Na2 Mg2 PO4 PO3 बनेगा ना, PO, उधर भी ऊपर भी गलत लिख दिया शायद, PO3 6 प्लस Na2SO4। ये रिएक्शन तुमको देखना, ये दोनों इंसॉल्युबल होते हैं, निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। द थर्ड प्रोसेस इज परम्यूटेट प्रोसेस। Permutate process. What is permutate process? What is a permutate? It is a hydrated sodium silicate, hydrated sodium aluminosilicate को ही हम permutate बोलते हैं, hydrated sodium aluminosilicate, ठीक है। कुछ इस तरह से देखकर लिखा जाता है इसको, Na2 Al2 Si2O8.XH2O, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज Na2O Al2O3 2SiO2.XH2O, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है Na2Z, ठीक है। इसको हम परम्यूटेट को एक और नाम से जानते हैं, सोडियम जियोलाइट। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम जियोलाइट, ठीक है। तो ये कैसे हार्डनेस रिमूव करता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। सर हाँ बोलिए। सर ये हार्डनेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर रिडॉक्स में आता है। हाँ सर, तो ठीक है ठीक है।